वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन देखिए, दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड स्टेटमेंट है, लखनऊ संधि पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1916 वाला जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था। अब समझौते पर, मतलब इन दोनों में समझौता हो गया था और हस्ताक्षर कर लिए थे। तो लखनऊ संधि पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे, इनके बीच हुआ था। और 31वां जो अधिवेशन है वो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें भी लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, लिटन के समय पर रॉयल टाइटल एक्ट आया, इरविन के समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, रीडिंग के समय पर शस्त्र अधिनियम और रिपन के समय पर पहला कारखाना अधिनियम, और सही कोड हमें चुनने हैं। चलिए देखते हैं। तो लिटन का टाइम पीरियड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या था, तो 1876 टू 1880। अब रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था, तो 1876 में आया था, तो करेक्ट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको रटा हुआ है कि ये कब आया था, 1878 में। तो मैंने तो टाइम पीरियड बता दिया आपको। लिटन का क्या है, 1876 से 1880, तो यहाँ पर इरविन कैसे हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब देखते हैं शस्त्र अधिनियम, ये कब आया, ये भी 1878 में आया, तो फिर से ये किसके समय पर आएगा, लिटन के समय पर, ये भी गलत हो गया। रिपन के समय पर पहला कारखाना अधिनियम दिया गया है।
तो रिपन का क्या समय था, 1880 से 1884, और पहला कारखाना अधिनियम आया 1881 में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 एंड 4 आर करेक्ट। 18th क्वेश्चन है, सही मिलान करें। रीडिंग, मेयो, कैनिंग और रिपन दिए गए हैं और इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई, जैसे एल्बर्ट बिल विवाद, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह, काकोरी ट्रेन डकैती। तो देखिए एक एक करके मैच करते हैं। अगर आपको याद होगा काकोरी ट्रेन डकैती तो ये कब हुई थी, 9 अगस्त 1925। क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आता है तो याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। अब ये 9 अगस्त 1925, तो 1925 में कौन था, याद करो, 1921 से 1926 के बीच रीडिंग का समय था, तो इन्हीं के समय पर काकोरी ट्रेन डकैती हो जाएगी। ए का 4 हमें कहाँ दिया गया, एक ही ऑप्शन में, और आपका ऑप्शन भी मिल गया आंसर, लेकिन और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं मेयो के समय पर क्या हुआ था। तो मेयो के समय पर याद रखिएगा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1869 टू 1872 था, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के समय पर इसकी स्थापना हुई। कैनिंग के समय पर याद रखिएगा यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था, और कैनिंग का टाइम पीरियड था 1858 टू 1862। फिर इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में, ठीक है, 1883-84 था टाइम पीरियड, और 1880 से 1884 तक का जो टाइम पीरियड था वो रिपन का था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, राधाकांत देव द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वर्ष 1839 में की गई थी। अब एक बार वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर देखिए। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा धर्म सभा की स्थापना वर्ष 1829 में कलकत्ता में की गई थी। तो सबसे पहले ये समझिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, कब, 1839 में। तो जब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है तो अगला स्टेटमेंट हम लोग को देखना पड़ेगा, सही है या गलत है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो राधाकांत देव द्वारा हुई थी धर्म सभा की स्थापना 1829 में, तो दो स्टेटमेंट तो गलत हो गए। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1843 में की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। और सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में अलीगढ़ में की गई थी, ये भी सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3rd एंड 4th आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, तुलसीराम या फिर गणेश वासुदेव जोशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीराम के द्वारा। तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में हुई थी, किसके द्वारा, तुलसीराम, या इन्हें शिव दयाल शाह भी बोलते थे, स्वामी जी महाराज भी नहीं बोलते थे, इन्होंने स्थापना की, ठीक है। 21st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने समाज सेवा और शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार करने के प्रयास के रूप में वर्ष 1914 में प्रयागराज में सेवा समिति का गठन किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, हृदयनाथ कुंजरू ने, केशव चंद्र सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदयनाथ कुंजरू ने। 22nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला स्टेटमेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने महिलाओं के उद्धार और उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन करने के लिए प्रयागराज में भारत स्त्री मंडल की स्थापना वर्ष 1910 में की थी। सेकंड है, दलितों की स्थिति में सुधार लाने और अकाल पीड़ितों की मदद करने के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में मुंबई में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का समय भी क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है, डेट याद रखिएगा 1905। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, भारत स्त्री मंडल की स्थापना तो महिलाओं के उद्धार के लिए किसने की थी, तो सरला बाला देवी चौधरानी ने, और यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 23rd क्वेश्चन है, 1884 में पुणे में स्थापित दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल गणेश आगरकर। इसका राइट आंसर होगा, इसमें एमजी रानाडे थे और गोपाल गणेश आगरकर थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनके अलावा इसमें वीजी छिबदोनकर भी थे इनके साथ में, याद रखिएगा। 1884 में हुई थी पूना में, एमजी रानाडे, वीजी छिबदोनकर और गोपाल गणेश आगरकर थे। 24th क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। सेकंड स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1839 में कलकत्ता में हुई थी। और थर्ड स्टेटमेंट, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत और
उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 25वां क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर चूज करिए। पहला स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का नया चार्टर बताया था। सेकंड है, स्कॉटिश ईसाई उपदेशक विलियम कैरी की मदद से भारत में बंगाल के श्रीरामपुर में एक ईसाई मिशन की स्थापना की गई थी जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाला क्षेत्र था। थर्ड है, गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत में गोखले संकल्प 1910 नामक प्राथमिक शिक्षा विधेयक का मसौदा तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 26 क्वेश्चन देखिए, अकबर से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, इलाही संवत की जो शुरुआत है और दीन इलाही की स्थापना। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें से आप एक चीज तो कंफर्म होंगे कि इलाही संवत की शुरुआत पहले हुई थी या बाद में, और दीन इलाही की, तो दीन इलाही शुरू होने के बाद इलाही संवत शुरू हुआ था, इतना तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद 3 है। देखिए किस वाले ऑप्शन में 4 के बाद 3 आ रहा है, तो आप देखेंगे हमें एक ही ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है और वो है ऑप्शन ए, और यही राइट आंसर है। जरूरी नहीं है आपको सारे आंसर पता ही हों तभी आप अरेंज करें, थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में, जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में, इलाही संवत की शुरुआत हुई थी 1582 में, और दीन इलाही की, माफ कीजिएगा, इलाही संवत की शुरुआत हुई थी 1583 में। हाँ, ये मैंने गलत कर दिया था, 1583 में। फिर आप देखिए इलाही संवत की शुरुआत मैंने करा दी है 1583, दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई। अब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4, 3। 27 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, रामायण का जो अनुवाद है वो 1589 में फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। सेकंड है, शाहजहां का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण अहमदनगर था। थर्ड है, मनसबदारों के लिए माहवार वेतन प्रणाली की शुरुआत शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। और फोर्थ है, अकबर और औरंगजेब ही वह 2 मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। फिफ्थ है, औरंगजेब ने बेगमों के नाम सार्वजनिक करने की प्रथा को खत्म कर दिया था। इनमें से करेक्ट आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो दूसरा और पांचवा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए अकबर का दक्षिण भारत में जो पहला आक्रमण था वो अहमदनगर था, ना कि शाहजहां का था। फिर फिफ्थ में क्या इनकरेक्ट है, ये जो बेगमों के नाम सार्वजनिक करने की प्रथा है ये खत्म की थी अकबर ने, इसलिए ये इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जहां इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। सेकेंड है, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक मठ का निर्माण कराया था। थर्ड है, अधिकांश बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया था। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें भी पहले दोनों स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, भारत में शीशे के सिक्के सिर्फ राष्ट्रकूटों ने और हिंद यवन ने चलवाए थे, क्या ये सही है? सेकंड देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सौगौरा अभिलेख स्थित है। थर्ड है, कवि राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए दूसरा और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा, पहला गलत है। याद कीजिए, शीशे के सिक्के सिर्फ सातवाहन और हिंद यवन ने चलाए थे, याद रखिएगा, ना कि यहाँ पर होगा राष्ट्रकूट, तो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प हमें चुनना है। तो विकल्प देखते हैं क्या है। सबसे पहले अशोक मतलब पहले भारतीय शासक थे जिसने अभिलेखों की सहायता से अपनी प्रजा से सीधे संबंध स्थापित किया था, उनको सीधे संबोधित किया था। सेकंड है, सबसे पुराना ताम्रपत्र मौर्य शिलालेख अशोक का सौगौरा है जो अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख करता है। थर्ड, अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। और फोर्थ है, अशोक के स्तंभ शिलालेखों और गुफा शिलालेखों में केवल प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए, अशोक मतलब पहला भारतीय शासक था, अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करता था, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पुराना ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य शिलालेख अशोक का सौगौरा है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अशोक शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपियों का प्रयोग है, कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी, करेक्ट है।
फोर्थ देखिए, अशोक के स्तंभ शिलालेखों में केवल प्राकृत गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और भाषा कौन सी? प्राकृत। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो देखिए सी, 1 2 3 करेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और आपका जो भी सजेशन है या आपका जो भी फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।